Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में खुशामदीद। दोस्तों, आज के मौजू में हम देखेंगे यूके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसके सोर्सेस क्या है और यहाँ पर कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है और फिर यहाँ पर कौन से इदारे हैं जो कि सुप्रीम बॉडी की हैसियत रखते हैं और फिर यूके कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशंस का क्या रोल है, ये सब हम आज के मौजू में जानेंगे। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं। हम आगाज़ में देखेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो कि दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कॉन्स्टिट्यूशन है। देखें, जब आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं या फिर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वो आपको एक रिटन फॉर्म में मिलता है, जबकि इसके बरक्स यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसे जमहूरियत की मां कहा जाता है, वहां हमें एज इट कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता और यहां पर यह कहा जाता है कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाई इज इट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज इट इज नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट, दैट्स व्हाई दिस इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जबकि इसके बरक्स जब ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो जहन में सवाल आता है, तो फिर ये क्या है? मतलब जब डेफिनेटली अगर कोई किताब है हमारे पास तो वो रिटन फॉर्म में है या फिर अनरिटन फॉर्म में, उसे हम किताब तो नहीं कह सकते। लिहाजा ये अनरिटन फॉर्म में इट मींस कि ये कुछ रवायात का मजमुआ है, कन्वेंशंस का मजमुआ है, ट्रीटीज का मजमुआ है, चार्टर्स, एक्ट्स और मुख्तलिफ लॉज, जुडिशल डिसीजंस, इन सब का मजमुआ है। दैट्स वाई ये कहीं एक किसी बुक में महफूज नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इसीलिए ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और अनकोडिफाइड या नॉट कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। मेन अगर आप पाकिस्तान में अगर आर्टिकल आप देख रहे हैं, आपने अगर प्रेसिडेंट्स की पावर्स देखनी है तो डेफिनेटली आपको 58(2)B में उसकी पावर्स मिल जाएंगी, या आपने यूके की जो है सेनेट उसके बारे में जानना है तो वहां आपको एक मखसूस आर्टिकल में, सेकंड आर्टिकल में आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेसिडेंट्स की पावर है। लेकिन इसके बरक्स आपको यूके में अगर कोई चीज जाननी है तो कोई आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा, कोई कोडिफाइड आपको कोई दस्तावेजात नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए ये अनकोडिफाइड है। बाद में अगर इसकी हम नेचर देखें इस कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशनरी ग्रोथ का हामिल है, यानी इर्तिका पजीर है। 1215 से इस कॉन्स्टिट्यूशन का इर्तिका होना शुरू हुआ और आज तक जारी है और ये हनूज इसने आने वाले जमानों में भी इसमें जो है डेवलपमेंट होती रहनी है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑर्गेनिक नेचर, यानी कि ये वक्त के साथ फलता फूलता रहता है, इसमें बढ़ोतरी आती रहती है। ये ऐसा नहीं है कि एक पार्लियामेंट ने पास किया है तो अब अगर इसमें कोई तब्दीली होगी तो वो थ्रू अमेंडमेंट होगी, ऐसा नहीं है। जो भी पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर रही है तो वो इसका हिस्सा बन रहा है। तो क्या है? ऑर्गेनिक नेचर का मालिक है ये। और फिर हम देखते हैं कि ये सोर्सेस ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या हैं। दोस्तों, असल में जब भी हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो अजीब सा मतलब हम लोग ना जो है कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो ये असल में आप ये कह लें कि ये कुछ जो हिस्टोरिकली कुछ इसके लैंडमार्क्स हैं, हिस्टोरिकली कुछ चार्टर्स हैं, कन्वेंशंस हैं जिनसे मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कुछ मजमुआ बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स नॉर्मली खुद को कंजर्वेटिव कहलाना पसंद करते हैं, यानी कि रवायात पसंद हैं। तो वो वजह यही है कि जो पीछे इनकी जो रवायात हैं, पीछे जो भी काम हो चुके हैं, ये उनके साथ अपने आप को अलाइन रखते हैं, उनके साथ अपने आप को अटैच रखते हैं। इसलिए अगर यूके कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हम देखें तो सबसे
अहम सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क उसमें अगर हम देखें, सबसे पहले किंग जॉन के दौर में जो मैग्ना कार्टा, जिसे द ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है, 1215 में पास हुआ, यह सबसे अहम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। कहा जाता है कि यहां से यूके कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज होता है। फिर उसके बाद पिटिशन राइट्स, ये 1628 में पास हुआ किंग चार्ल्स के दौर में। और फिर उसके बाद है बिल ऑफ राइट्स 1689 में, जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद जो है बिल ऑफ राइट्स पास हुआ, जिसमें बादशाह की पावर्स को कम कर दिया गया और अवाम की पावर को बढ़ा दिया गया। तो ये बिल ऑफ राइट्स है। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स हैं, स्कॉटलैंड के साथ जो है सेटलमेंट हुई 1701 में। फिर मुख्तलिफ इस तरह के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स हैं। जब कोई पूछता है कि वेयर इज यूके कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी कैन शो देम दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स एंड दीज आर यूके कॉन्स्टिट्यूशन, दीज एक्ट्स, दीज चार्टर्स, दीज कन्वेंशंस आर यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कुछ दिखाने के लिए है तो ये चीजें हैं। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो है इसका जो है स्टैट्यूट्स ऑफ पार्लियामेंट। स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट ये क्या है? जो कि लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट से जो लॉज पास हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मुख्तलिफ लॉज, बहुत सारे लॉज पास हुए हैं। चंद एक हम देख लेते हैं। हैबियस कॉर्पस, जो कि 1671 में पास हुआ, हैबियस कॉर्पस एक्ट, जिसमें आप रियासत के किसी भी शहरी को हब्से बेजा में नहीं रख सकते, यानी विदाउट वारंट आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये सबसे अहम है कि ये सबसे फंडामेंटल राइट है कि आपको कोई भी इदारा आपके खिलाफ ना हो, कोई भी इदारा जो है आपको हब्से बेजा में ना रखे। तो ये हैबियस कॉर्पस एक्ट ये कहता है। फिर जुडिकेटर एक्ट 1873 में पास हुआ। ह्यूमन राइट एक्ट्स 1898 में पास हुआ, जिसमें जो है बुनियादी ह्यूमन राइट्स, शहरियों के जो है हकूक उनको तस्लीम किया गया। पार्लियामेंट एक्ट है, हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट है। तो ये मुख्तलिफ तरह के स्टैट्यूट्स हैं जो कि पार्लियामेंट ने पास किए हैं और ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप देखते हैं यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें पावर डेवोल्यूशन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हुआ है। मतलब आप देखें ना कि मैग्ना कार्टा से पहले किंग वॉज ऑल इन ऑल, ऑल्दो आफ्टर दैट किंग वॉज ऑल इन ऑल, लेकिन उसकी ग्रेजुअली पावर उसकी कम होती गई। मैग्ना कार्टा के जरिए उसने टैक्स का इख्तियार जो है वो बैरन्स को दे दिया, एक काउंसिल ऑफ बैरन्स बनी, उनकी मर्जी के बगैर, उनसे कंसल्टेशन के बगैर किंग अवाम पर टैक्स नहीं लगा सकता था। इसी तरह 1265 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पहली दफा बनी, तो अब वहां पर भी पावर सेग्रीगेशन हो गई, पावर डिवीजन हो गई। इसी तरह ग्रेजुअली पावर डिवाइड होती रही, हत्ता के 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया तो पार्लियामेंट के पास पावर चली गई। उस वक्त जो पार्लियामेंट है आज का वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जिसमें एरिस्टोक्रेट्स बैठते हैं, तो उनके पास पावर चली गई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हाउस ऑफ कॉमन बना और आहिस्ता आहिस्ता हाउस ऑफ कॉमन के पास पावर चलती गई। और हत्ता के 1911 का पार्लियामेंट एक्ट और 1949 का पार्लियामेंट एक्ट, इसमें तकरीबन तमाम पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ कॉमन के पास आ गई। तो ये हम कह सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पावर ट्रांसफर होती रही है। और इस पावर ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक बहुत बड़ा रोल है वो जुडिशियल डिसीजंस का है। जुडिशियल डिसीजंस ने बहुत अहम रोल अदा किया। मतलब उसमें हम देख सकते हैं एक जो जुडिशियल डिसीजन एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है, वो केस है अटॉर्नी जनरल वर्सेस कैसर्स। ये 1860 में ये जुडिशियल डिसीजन आया था और इसके मुताबिक किंग की पावर्स तकरीबन सारी की सारी उससे ले ली गई थी। किंग्स पावर्स वर डिक्रीज इन दैट केस।
और उसमें बकायदा जो है पिटिशन ऑफ राइट्स जो कि 1628 में पास हुआ था, उसका हवाला देकर किंग से उसकी पावर्स जो हैं वो ले ली गई और ये जो पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर दी गई। तो ये है। फिर हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ में कॉमन लॉ, वो लॉ बहुत अहमियत का हामिल है। तो जिसे हम लॉ ऑफ लैंड कहते हैं, तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वो भी अगरचे पार्लियामेंट का ही पास शुदा लॉ है, लेकिन उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना जाता है। आमतौर पर जिधर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर ऐसे लॉ को सब ऑर्डिनेट लॉ कहा जाता है, लेकिन क्योंकि यूके में ये चीज़ें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं, सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कॉमन लॉ इज़ अ बिग सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद है फिफ्थ में हम देखें ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट्स, कानूनदान हैं, उनकी ओपिनियन वो भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम सोर्स है। डाइसी है, ऑस्टन है, जैसे डाइसी एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का नज़रिया पेश किया। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट ये बहुत अहमियत की हामिल है। जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड में एक है हाउस लॉर्ड ऑफ अपील, जिसे यूके का जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सबसे बड़ा कोर्ट। तो वहाँ पे जो भी जजेस बैठते हैं, जितने भी कानूनदान बैठते हैं, उनकी कानूनी राय वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में अहम किरदार अदा करती है। 6 पे हम देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो ये भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम सोर्स है। याद रखें कि यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर के पास सारी पावर्स हैं। सेंटर पावर डिवाइड नहीं करता बल्कि डेलीगेट करता है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड के पास जो जो पावर्स हैं वो डेलीगेटेड पावर है। इसका मतलब है कि जब चाहे यूके पार्लियामेंट उन पावर्स को वापस ले सकती है। तो ये डेलीगेटेड पावर के ज़रिए जो जो फंक्शंस स्कॉटलैंड और आयरलैंड सर अंजाम देती है या दूसरी रियासतें सर अंजाम देती हैं, तो ये भी एक सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। फिर उसके बाद देखें 7th पे कन्वेंशंस का जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ सोर्स बहुत अहम किरदार है। यानी कि कन्वेंशंस जितने भी क्योंकि यूके कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, तो लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि शुरू से सर अंजाम दी जा रही हैं, अगरचे वो अनरिटन है लेकिन उससे अंजाम देना ज़रूरी समझा जाता है। जैसे किंग हैव ऑल पावर्स, अगरचे उसके पास तमाम पावर है लेकिन रियलिटी में उसके पास कोई पावर नहीं है। क्राउन इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉज, जबकि हकीकत में पार्लियामेंट है सोर्स ऑफ लॉ। इसी तरह अगर हम देखें पीएम हमेशा जो है हाउस ऑफ कॉमन से होता है, ये रिटन कहीं नहीं है लेकिन ये यूके की कन्वेंशन है। फिर पार्लियामेंट का इजलास साल में एक दफ़ा बुलाना ज़रूरी है, ये भी कहीं रिटन मौजूद नहीं है बल्कि ये यूके की कन्वेंशन है। इसी तरह जो किंग कैन नेवर डाई, ये भी एक कन्वेंशन है। तो ये कन्वेंशंस आर द पार्ट ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से दिस इज द सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने के लिए हम ये दो चीज़ें हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या है, हम लोग अगर सिंपली तारीफ करें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच सुप्रीम बट फ्यू पावर्स by the constitution are given to the central government to rule over the whole country, and general but many powers by the constitution are given to the फेडरेटिंग यूनिट्स टू रूल ओवर द पार्ट्स ऑफ कंट्री। यानी कि क्या है कि मरकज के पास सुप्रीम नेचर की लेकिन कम पावर्स हैं जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं। इसके बरक्स सूबों के पास मखसूस जगह के लिए, मखसूस टेरिटरी के लिए, मखसूस स्टेट के लिए उसके पास पावर्स हैं
लेकिन ज़्यादा पावर है और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उसे मिली हुई हैं। तो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर का फार्मूला है और ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बरक्स यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मरकज के पास तमाम तरह के इख्तियारात होते हैं। वी कैन डिफाइन इट एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच हैज सुप्रीम पावर। तो ये जो है ये सिंपली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन है। तो ये हम कह सकते हैं कि यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगरचे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सूबों को पावर दी जाती है, मतलब बाय कॉन्स्टिट्यूशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वापस नहीं ले सकते, उसे 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होगी। इसके बरक्स यूके में जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, उनको जो पावर दी जाती है वो डेलीगेटेड पावर है, यानी कि वो पावर कभी भी वापस ली जा सकती है। पार्लियामेंट जब चाहे अपनी ये पावर्स वापस ले सकता है। इसी तरह देखें यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देयर आर 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेकंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सिंपली इसमें अगर हम देखें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इसके बरक्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, मतलब वो दोनों पावर्स उसके पास होती हैं। इसके बरक्स जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो असल में इख्तियारात का हामिल होता है, जबकि प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, लेकिन वो सेरेमोनियल होता है। ऑल्दो कि वो हेड ऑफ स्टेट होता है लेकिन उसके पास पावर बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। तो ये यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ प्रेसिडेंट की बजाय क्राउन है जो कि हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो सारा निज़ाम जो है वो रन कर रहा होता है। तो यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, अब हम देखें कि यूके पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ यूके पार्लियामेंट। तो यूके पार्लियामेंट की यूके की पार्लियामेंट जो है 3 जो है ट्राइकैमरल लेजिस्लेचर की हामिल है, यानी कि यहाँ पर 3 पिलर्स मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 जो हाउस ऑफ कॉमन, नंबर 2 हाउस ऑफ लॉर्ड एंड नंबर 3 क्राउन। यानी कि अगर हम स्टार्ट करें क्राउन पहले नंबर पर, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड और उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन है। तो क्राउन क्या है? असल में ये किंग है, मोनार्कियल सिस्टम जिसमें बादशाह जो है एक ही ख़ानदान से है। एक बादशाह के मरने के बाद उसकी औलाद में जो सबसे बड़ा बेटा है वो बादशाह बन जाएगा। अगर बेटे नहीं है तो जो बेटी है वो बादशाह बन जाएगी। अगर एक बादशाह की कोई औलाद नहीं तो उसके भाइयों में से कोई बादशाह बन जाएगा। तो ये इस तरह का है, ये फैमिली रूल है। और बरतानिया में ग्रेजुअली क्या हुआ है कि आफ्टर दी मैग्ना कार्टा 1215 तो उसके बाद ग्रेजुअली किंग की पावर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुई है। लेकिन अगरचे क्राउन अभी तक मौजूद है, इसका इंस्टीट्यूशन मौजूद है, लेकिन क्राउन के पास पावर्स मौजूद नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है पावर आहिस्ता आहिस्ता क्राउन से पावर जो है शिफ्ट होती गई हैं। तो लिहाजा क्राउन आप ये कह लें कि ये एक 3rd पिलर है, लेकिन इसके पास वो पावर, वो इख्तियारात मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हाउस है। इब्तिदा पे जब भी हम पार्लियामेंट की जो 17वीं 18वीं और 19वीं सदी में जो बात करते थे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की यूके में, तो इसका मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड था। ये अरिस्टोक्रेट्स यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर बड़े बड़े जागीरदार बैठते थे, बड़े लोग बैठते थे जिनको बादशाह मुंतखब करता था। तो आज हाउस ऑफ लॉर्ड की जो स्ट्रेंथ है 775 है, यह तकरीबन 1100, 1150, 1200 तक का ना जो है इनकी तादाद जाती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। लेकिन असल में आहिस्ता आहिस्ता ना जो है इसके पार्लियामेंट के मेंबर्स, हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। और इसमें एक बड़ी वजह 1999 में
द हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट पेश किया गया, जिसमें काफ़ी मेंबर्स की तादाद कम कर दी गई, एक लिमिटेड मेंबर्स की तादाद कर दी गई। तो हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबर्स हैं दे आर कॉल्ड पीयर्स। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पीयर्स। नंबर 1 जो है इसमें प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड। रॉयल ब्लड जो शाही ख़ानदान के जो प्रिंसेस हैं, जो भी उनके घराने के जो लोग हैं, वो ऑनरेरी मेंबर होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड के। और फिर दूसरे नंबर पर हेरिडेटरी पीयर्स। हेरिडेटरी पीयर्स कौन से हैं? वो लोग जिन्होंने बरतानवी तारीख़ में बरतानिया के लिए बड़ी बड़ी सर्विसेज सर अंजाम दी। तो बरतानिया ने खुश होकर उनको पीयरशिप से नवाजा, उनकी नस्लों को पीयरशिप से नवाजा। तो ये हेरिडेटरी पीयर्स है कि जो भी नस्लें जिनके आबाओ अजदाद ने बड़े बड़े खाना में सर अंजाम दिए हैं, तो उनको ये पीयरशिप मिलती है। लेकिन 1999 का जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट, उसमें इसकी तादाद बहुत हद तक कम कर दी गई है, काफ़ी हद तक इसे रिड्यूस कर दिया है। फिर उसके बाद थर्ड जो पीयरशिप है ये है लाइफ पीयर्स। लाइफ पीयर्स कौन से हैं? ऐसे लोग, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे मिलिट्री पर्सनल्स, ऐसे लोग जिन्होंने बरतानिया के लिए बड़ी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं, तो उन्हें ऑनरेरी तौर पर लाइफ पीयर्स मेंबरशिप मिल जाती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वो मेंबर बन जाते हैं, तो वो ऐसे पीयर्स जो हैं लाइफ पीयर्स कहलाते हैं। फिर लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल्स है, मजहबी एलीट जो है उनको यहाँ पर जो है मेंबरशिप मिलती है। बिशप्स हो गए, इनके मुख्तलिफ रिलीजियस एलीट्स जो है उनको ये इख्तियारात मिलते हैं, तो वो लॉर्ड्स स्पिरिचुअल कहलाते हैं। फिर फिफ्थ में है लॉर्ड्स ऑफ अपील। लॉर्ड्स ऑफ अपील ये बरतानिया का आप कह लें कि ये सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अगरचे ये हाउस ऑफ लॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन जो हतमी अपील जो है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट हतमी अपील सुनता है, इसी तरह यहाँ पर हाउस ऑफ अपील या लॉर्ड ऑफ अपील ये काम करता है। तो ये आप कह लें कि ये जुडिशल एक्सपर्ट और जजेस यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ रियासत के बड़े बड़े डिसीशंस जो हैं यहाँ पर दिए जाते हैं। ये आप कह लें कि हाउस ऑफ लॉर्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई बॉडी है तो वो ये लॉर्ड ऑफ अपील है। फिर उसके बाद यहाँ पर छठे नंबर पर पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड बैठते हैं, पीयर्स ऑफ 7th नंबर पे आयरलैंड के पीयर्स बैठते हैं। तो ये भी एक मखसूस तादाद है जो कि यहाँ पर बैठती है। तो ये आप कह लें कि ये है मुकम्मल कंपोजिशन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। अब हम देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन जो मौजूदा दौर में बरतानिया में जो हाउस ऑफ कॉमन है, ये सॉवरेनिटी का हामिल है। असल तो कहा जाता है कि पार्लियामेंट इज़ सॉवरन, ये असल चीज़ है। लेकिन जब हम कह रहे होते हैं कि पार्लियामेंट इज़ सॉवरन, इट मीन्स हाउस ऑफ कॉमन इज़ सॉवरन। तो ये आप कह लें कि इस हद तक ताकतवर ये इंस्टीट्यूशन है। इट कैन पास एनी लॉ। आप अगर देखें कि ये पार्लियामेंट को जो आहिस्ता आहिस्ता जो ताकत मिली है, जो हाउस ऑफ कॉमन को ताकत मिली है, ये तकरीबन 20वीं सदी के आगाज़ में से मिलना शुरू हुई है। इससे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ताकत का हामिल था, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता ताकत मिली। 1911 में पार्लियामेंट एक्ट, उसके तहत इसके पास पावर्स आई, और फिर 1949 का पार्लियामेंट एक्ट, उसमें तकरीबन तमाम पावर्स इसके पास आ गई। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि इट कैन पास एनी लॉ। अगर ये लॉ पास करे कि किंग अपने आप को सजाए मौत दे ले, तो किंग के लिए ज़रूरी है कि उस लॉ पर जो है वो दस्तखत ज़रूर करेगा। तो ये है। तो इसके जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स की तादाद 650 है। अवाम इन्हें डायरेक्ट इलेक्ट करती है, इलेक्शंस होते हैं, तो ये मेंबर्स जो है अवाम के ज़रिए इलेक्ट किए जाते हैं। और तमाम लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो तमाम की तमाम इनके पास हैं। अगरचे कुछ लेजिस्लेशन जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ पर जाती हैं, उनके भी सिग्नेचर्स होते हैं, लेकिन हतमी तौर पर अगर कोई लॉ पास हो गया तो वो जो है उसे अगर हाउस ऑफ कॉमन ने पास कर दिया तो वो पास ही तस्वर किया जाएगा। और ये भी याद रखें कि जैसे कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल,
यहाँ पर पीपल्स सॉवरेनिटी नहीं बल्कि पार्लियामेंट सॉवरन है। तो पार्लिमान ही आप कह लें कि तमाम कवानीन का जो है सोर्स है। जब हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होते हैं, असल में वो तमाम सोर्स उस कॉन्स्टिट्यूशन का वो असल में ब्रिटिश पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट जो भी लॉ पास कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले, तो पार्लियामेंट को रोकने वाला कोई नहीं। मतलब इसकी अनलिमिटेड पावर है, सॉवरन है ये। यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब उनकी एज लिमिट जो आगाज़ होती है 25 ईयर्स उसकी एज लिमिट है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट जिसे अवाम मुंतखब करती है 5 साल तक वो जो है इक़्तिदार में रहती है। और इसमें अगर हम देखें यहाँ पर ड्यूल पार्टी सिस्टम है इस वक्त। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी वो उनमें से कोई एक जो है रूल में आता है। इससे पहले लिबरल पार्टी थी, फिर उसे है ना जो है लेबर पार्टी ने रिप्लेस किया। तो यहाँ पर ड्यूल पार्टी सिस्टम है। तो अब हम देखते हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशनल अनरियलिटी। यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मतलब जब हम देखते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस, ये काफ़ी हद तक ना जो इसमें गैप है। मतलब अगर थ्योरेटिकली देखें तो बादशाह जो है तमाम ताकतों का मरकज़ है, जबकि हकीकत में जो पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन वो तमाम पावर्स की हामिल है। फिर यहाँ पर कहा जाता है किंग कैन नेवर डाई, लेकिन किंग तो मर जाता है। असल में ये कहा जाता है क्राउन जो इंस्टीट्यूशन है वो कभी भी नहीं मरता। इसी तरह कहा जाता है किंग कैन नेवर डू रॉन्ग, बादशाह कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। तो ये बतौर इंस्टीट्यूशन ये कोई गलती नहीं कर सकता, जबकि हकीकत में कई गलतियां होती हैं। इसी तरह प्रैक्टिस में अगर देखें पावर्स बादशाह के पास है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन सारी पावर्स एंजॉय कर रहा है। तो ये है थ्योरी एंड प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब आखिर में हम देखें कन्वेंशंस, रोल ऑफ कन्वेंशंस इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसका बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब जितनी भी हमारी है ना जो ये अनरिटन लॉ अगर हम कहते हैं, तो ये असल में कन्वेंशंस का मजमूआ है। सदियों से जो जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं उनको उन पर अमल दरामद करना, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। मतलब अगर हम सिंपली देखें कि हाउस ऑफ कॉमन में प्राइम मिनिस्टर वुड बी फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन, ये कन्वेंशन है। पार्लियामेंट साल में एक दफ़ा मिलेगी, ये कन्वेंशन है। जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है या ब्रिटिश सिस्टम है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का मजमूआ है, ये भी एक कन्वेंशनल तौर पर है। फिर यहाँ पर ड्यूल पार्टी सिस्टम है, ये भी एक कन्वेंशन के तहत है। फिर यहाँ पर जो है कैबिनेट जो है, कैबिनेट में मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक कन्वेंशंस के तहत है कि यहाँ पर अगर कोई एक मिनिस्टर कोई गलती करेगा तो वो तमाम मिनिस्टर्स को जो है गलत शुमार किया जाएगा, तमाम मिनिस्टर्स की वो गलती समझी जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि कैबिनेट जो है, पीएम की कैबिनेट होती है, वो एक टीम के तौर पर काम करती है। किसी एक भी मिनिस्टर की गलती वो सबको ना जो है भुगतना पड़ सकती है। फिर जो है यूके की जो क्वीन है या बादशाह है वो हमेशा प्रोटेस्टेंट से होगा, कैथोलिक से नहीं होगा बल्कि प्रोटेस्टेंट से होगा। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ कन्वेंशंस है। किंग कैन नेवर डाई, किंग इज़ द सोर्सेज ऑफ ऑल पावर, किंग कैन डू एनीथिंग। और ये मुख्तलिफ तरह की जो है कन्वेंशंस हैं जो कि आप कह लें कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुनियादी अहमियत की हामिल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि बरतानवी आइन अनरिटन है, आया कि ये इसकी खुसूसियत है या इसकी वीकनेस। फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बरतानवी आइन देता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि जो इजीली अमेंड हो सकता है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रपोज करता है, और उसके बाद ये जो आइन है ये एवोल्यूशनरी नेचर का हामिल है। और इसके साथ साथ इसमें हम देखेंगे कि कन्वेंशंस का इस आइन में क्या रोल है। फिर रूल ऑफ लॉ के बारे में जानेंगे, और उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। तो आइए आगाज करते हैं बरतानवी आइन में जो इसकी जो खुसूसियात हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1 तो दोस्तों
बरतानवी आइन एक अनरिटन आइन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये किसी किताबी शक्ल में मौजूद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ कन्वेंशंस का मजमुआ है, मुख्तलिफ चार्टर्स का मजमुआ है और मुख्तलिफ लेजिस्लेशन का मजमुआ है और मुख्तलिफ कन्वेंशंस रस्म रिवाज का मजमुआ है। तो ये बरतानवी आइन ना ही तो कभी किसी पार्लियामेंट से पास हुआ है, ना ही ये कॉडिफाइड है। मतलब हम ये नहीं देख सकते कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स कहां पे या किस आर्टिकल में लिखी हुई हैं। ये आइन एवोल्यूशनरी ग्रोथ का हामिल है, जिसका आगाज 1215 में हुआ किंग जॉन के मैग्ना कार्टा साइन करने के बाद, और अब तक इसका एवोल्यूशन हो रहा है और हनूज जारी है। फिर ये आइन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रपोज करता है। याद रखें दोस्तों, दुनिया में दो तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच supreme but few powers according to the constitution are given to central government to rule over the whole country. On the other side, general but many powers are given to the federating units to rule over the parts of country. इसका मतलब ये है कि मरकज के पास कम इख्तियारात होंगे और प्रोविंसेस स्टेट्स उनके पास इख्तियारात ज़्यादा होंगे, और इन इख्तियारात की तकसीम में बुनियादी रोल कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। इसके बरक्स जिन ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होते हैं वहाँ पर आमतौर पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बरतानिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मरकज ये है कि तमाम इख्तियारात का मंबा और माखज वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। लिहाजा बरतानवी पार्लियामेंट को सॉवरन कहा जाता है कि वो सॉवरेनिटी की यानी तमाम तरह की पावर्स की हामिल है। अगर वो अपने सूबों को या स्टेट्स को पावर देती है तो वो डिवाइड नहीं कर रही बल्कि डेलीगेट कर रही है, यानी वो जब चाहे आयरलैंड, स्कॉटलैंड या बाकी स्टेट से पावर वापस ले सकती है। तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन हमें मुहैया करता है। नेक्स्ट उसमें है कि ये मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। बरतानवी आइन दुनिया का मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी अगर हम देखें दुनिया में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सच कॉन्स्टिट्यूशन विच इज हार्ड टू अमेंड, जिसे मुश्किल है कि उसमें अमेंडमेंट की जाए। दुनिया का मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि आपने अगर आइन में कोई अमेंडमेंट करनी है तो आपको सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और बाकी तमाम 50 स्टेट से भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, फिर ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। यही वजह है कि आज 230 साल बाद भी अमेरिका के आइन में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। इसके बरक्स आप देखें कि बरतानिया का आइन ये सिंपल मेजॉरिटी से इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, यानी जो भी जिस तरह से हम कानून साजी कर सकते हैं वैसे ही बरतानवी पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करे तो किसी भी तरह की अमेंडमेंट पास करे तो वो ओके है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया के जितने भी आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे उनमें रिजिडिटी ज्यादा है। नेक्स्ट सेलिएंट फीचर है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे रहा है। पहले तो ये देख लेना कि दुनिया में दो तरह के निज़ाम चल रहे हैं, एक तो पार्लियामेंट्री निज़ाम, दूसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट हेड ऑफ एग्जेक्टिव होता है, एग्जेक्टिव का हेड होता है और लेजिस्लेचर अलग होती है, जुडिशरी अलग होती है, तो 3 अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो ये प्रेसिडेंट इसमें हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है। इसके बरक्स जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें हेड ऑफ स्टेट सेरेमोनियल होता है जो आमतौर पर प्रेसिडेंट या बरतानिया में मोनार्क है, किंग है जो कि हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन वो सेरेमोनियल है, लेकिन असल पावर जो है
प्राइम मिनिस्टर के पास होती है जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो वो तमाम तरह की पावर का मजमुआ होता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें बरतानवी आइन में जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये भी काफी ज्यादा इसमें डिफरेंशिएशन है। वो कैसे है कि थ्योरी के लिहाज से तमाम पावर्स किंग एक्वायर करता, ऑन दी अदर साइड प्रैक्टिस में पार्लियामेंट के पास तमाम तरह की पावर मौजूद है। अच्छा, बाकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बरतानिया में, ये एवोल्यूशनरी है। आप अगर देखें कि इब्तिदा में बादशाह के पास पावर ज्यादा थी। 1215 में जब मैग्ना कार्टा साइन किया गया तो बादशाह ने अपनी सिर्फ टैक्स की पावर दे दी। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एवोल्यूशनरी बादशाह की पावर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड में जाती रही। हाउस ऑफ लॉर्ड यानी एरिस्टोक्रेट्स, उनके पास पावर आती रही। फिर उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स तकरीबन तमाम पावर का हामिल बन चुका था, बादशाह के पास पावर्स कम हो चुकी थी। लेकिन 1911 का पार्लियामेंट एक्ट और 1949 का पार्लियामेंट एक्ट, इसके मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन तमाम तरह की पावर का हामिल बन चुका था। लिहाजा ये ग्रेजुअली जो है पार्लियामेंट इवॉल्व हुई है। लेकिन अगर हम देखें बरतानवी पार्लियामेंट, ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर देती है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। ये दो तरह के जो हाउसेज हैं, जैसे पाकिस्तान में पार्लियामान और सेनेट है, इसी तरह इनके यहाँ लोअर हाउस जिसे ये हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। और ये बरतानवी जो पार्लियामेंट है, ये असल में ब्लेंड है मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का। मतलब तीनों इसमें चीजें हम देख सकते हैं। मोनार्की, बादशाह मौजूद है, मोनार्क मौजूद है, अरिस्टोक्रेट्स, अरिस्टोक्रेसी जो है वो हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्ल में देख सकते हैं, जिन्हें बादशाह सिलेक्ट करता है। और यहाँ पर आमतौर पर फ्यूडल्स, बैरन्स और साइंटिस्ट, इस तरह के लोग जो हैं, नॉन इलेक्टेड पीपल यहाँ पर बैठती हैं। और उसके बाद डेमोक्रेसी है, अवाम मुंतखब करती है नुमाइंदगान को, जो कि हाउस ऑफ कॉमन में बैठते हैं। इस तरह से ये ब्लेंड है। और फिर अगर हम देखें बरतानवी आइन में, पार्लियामेंट इज सॉवरन, देयर इज नो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल एज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजेस। यहां पर जो है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट सॉवरन है। जब हम पार्लियामेंट इज सॉवरन कहते हैं, इट मींस हाउस ऑफ कॉमन इज सॉवरन। हाउस ऑफ कॉमन के पास सबसे ज्यादा पावर है। हाउस ऑफ कॉमन की इस वक्त जो स्ट्रेंथ है 650 है, और ये इनके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए, और तमाम तरह की कानून साजी की ताकतें इनके पास हैं। फिर हम जब बरतानवी आइन की जो खुसूसियात देखते हैं, इसमें ये बरतानवी आइन एवोल्यूशनरी नेचर का हामिल है और ऑर्गेनिक नेचर का हामिल है। मतलब एवोल्यूशन से मुराद ये है कि ये सदियों की जो कानून साजी वो इस कानून का हिस्सा है। मैग्ना कार्टा जो है 1215 में पास हुआ, वहां से लेकर बाद में पिटिशन ऑफ राइट्स है 1628 में पास हुई, बिल ऑफ राइट्स आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1689 में पास हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में हुआ। तो ये तकरीबन जितनी भी कानून साजियां हैं, ये सारी की सारी बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि बरतानवी आइन जो है वो इर्तिका की बुनियाद पर वजूद में आया है। इसमें मुसलसल इर्तिका होता जा रहा है। इवन ऑर्गेनिक नेचर मीन ये कि वक्त के गुजरने के साथ साथ ये फलता फूलता जा रहा है, ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये इस लिहाज से ये आइन ऑर्गेनिक नेचर का हामिल है। फिर हम देखते हैं बरतानवी आइन रूल ऑफ लॉ सजेस्ट करता है, यानी बरतानिया में अगर किसी की हुक्मरानी है तो लॉ की हुक्मरानी है। रूल ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पर सुप्रीम है। बुनियादी तौर पर बरतानवी लॉर्ड्स एडवर्ड कॉक और एविडाइसी ने रूल ऑफ लॉ सजेस्ट किया है। तो इसके मुताबिक पार्लियामेंट जो कानून साजी करेगी तो वो 3 तरह की उसकी नेचर होंगी। नंबर 1 तो जो लॉ है वो सुपरमेसी ऑफ लॉ मुआशरे में, मुल्क में पेनिट्रेट करेगा, यानी लॉ से देयर इज नो अबव अथॉरिटी देन लॉ।
लॉ के मुकाबले में कोई भी सुप्रीम नहीं होगा, जो पार्लियामेंट लॉ पास करेगी। कोई भी आदमी जो है लॉ से अबव नहीं होगा। इवन प्राइम मिनिस्टर से लेकर आम इंसान जो है वो सुपरमेसी ऑफ लॉ को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तमाम इंसान जो है मुल्क में रहने वाले वो कानून की नजर में बराबर है। जो भी कोई बंदा जुर्म करेगा, वो चाहे उसका जो मर्जी स्टेटस हो, उससे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। फिर प्रीडोमिनेंस ऑफ लॉ स्पिरिट, इसका मतलब ये है कि जो कानून साज इदारा वो ही सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करेगा, लॉ को लेजिस्लेट करेगा और वो लॉ जो है मुआशरे में पेनिट्रेट करेगा। लिहाजा बरतानवी अदालतें जो है वो काफी ज्यादा मशहूर हैं सुपरमेसी ऑफ लॉ को सिक्योर करने में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में और लोगों को इंसाफ दिलवाने में। तो लिहाजा जो है बरतानिया में जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये एक बरतानवी आइन की बहुत अहम खसूसियत है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो बरतानवी अदालतों के जरिए हो रही है। तो वाज़िया है कि बरतानिया में रूल ऑफ लॉ जो है सबसे ज्यादा इस पर अमल दरामद होता है। फिर इसके बाद बरतानवी आइन वो कन्वेंशंस की बेस पर है। कन्वेंशंस जो है बरतानवी आइन का अहम हिस्सा है, यानी रस्म और रवाज जो है बरतानवी आइन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन कन्वेंशंस में अगर हम देखें कि किंग इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर, किंग इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉज, ये सारी कन्वेंशंस हैं। पीएम जो है हमेशा वो हाउस ऑफ कॉमन से होगा, पार्लियामेंट साल में एक दफा जरूर मिलेगी। फिर ये भी कन्वेंशन है। और उसके बाद बरतानिया में ये भी कन्वेंशन है कि बरतानिया में ड्यूल पार्टी सिस्टम है। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी अभी मौजूद हैं जो कि रूल, उनमें से कोई एक पार्टी जो है रूल कर रही होती है। इससे पहले लेबर थी। फिर जो कैबिनेट है, कैबिनेट को हमेशा प्राइम मिनिस्टर चुनेगा और कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स, इन पर जो एक कन्वेंशन है वो कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कोई एक भी अगर मिनिस्टर जो है कोई गलत काम का मर्तकब होता है तो तमाम कैबिनेट वो गलती की मर्तकब होगी। फिर यूके की जो क्वीन है या किंग है वो प्रोटेस्टेंट उसका होना जरूरी है। तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं। फिर हम देखें यूके में सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर इसका बहुत ज्यादा अहम रोल है। अगरचे यूके में कहा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन ये जरा यूके में यूके की हद तक जरा मुश्किल नजर आता है। लॉर्ड ब्रैक्टन ने वाज़ह तौर पर कहा था, अथॉरिटी टर्न्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट अथॉरिटी टर्न्स करप्ट एब्सोल्यूटली। तो क्या है कि पावर जो है अगर किसी एक अदारे में मरकूज होगी तो वो करप्ट होगी। तो इसीलिए जो मोंटेस्क्यू ने अपनी सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी थी उसमें उसने यही कहा था कि देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये तीनों ब्रांचेस जो हैं इनकी अपनी अपनी पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव जो है लॉज को लेजिस्लेट करती है, एग्जीक्यूटिव उसे इंप्लीमेंट करती है और जुडिशरी इन लॉज की इंटरप्रिटेशन करती है। तो ये अगर तीनों ब्रांचेस अपनी अपनी जगह पे रहकर अपना फंक्शन सर अंजाम दे रही है तो देन गुड। लेकिन अगर इसके मुताबिक अगर कोई भी जो इदारा लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी वो इंटरफेयर कर रही है किसी दूसरे की पावर्स में, तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस आ जाएगा। दूसरा इदारा जो है उसे चेक करेगा, यानी एक अगर कोई करता है तो बाकी 2 इदारे उसे चेक करेंगे। या जो मोंटेस्क्यू का कहना है कि ये तीनों ब्रांचेस अलग अलग हों, आज़ाद हों, किसी एक इंसान के अंडर ना हो। अगर एक इंसान के अंडर होंगे तो जुल्म जबर जो है वो फैलेगा। तो लिहाजा बरतानिया में देखा जाए तो बरतानिया में ऐसा कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमें मुमकिन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि बरतानिया की एग्जीक्यूटिव, बरतानिया की जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये तमाम के तमाम पार्लियामेंट में मरकूज हैं। तो बरतानिया में एज इट सेपरेशन ऑफ पावर का रूल नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम देखें अभी तक बरतानिया में कोई इस तरह का भी कोई सिलसिला नहीं हुआ कि पावर को जो है गलत अंदाज में इस्तेमाल किया गया हो। तो ये हमारे तमाम सेलिएंट फीचर्स हैं बरतानवी आइन के जिसके मुताबिक बरतानिया का आइन
इस वक्त मदर्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन तस्वर किया जाता है। सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आज के मौजू में हम देखेंगे कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से मौजूदा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मौजूदा शक्ल में आया। इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स हैं, स्टैट्यूटरी लॉज हैं, कॉमन लॉज हैं, ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट हैं, कन्वेंशंस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये तमाम सोर्सेज आज हम जरा डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों आगाज करते हैं आज के मौजू का। सबसे पहले ये याद रखें कि ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ये असल में एवोल्यूशनरी ग्रोथ के बाइस वजूद में आया है। तकरीबन इसे 800 साल लगे हैं मौजूदा कंडीशन तक पहुंचने को। तो इसका बुनियादी तौर पर आगाज 1215 में किंग जॉन के दौर में होता है, जब किंग जॉन मैग्ना कार्टा साइन करता है। तो इससे आगाज होता है डेवोल्यूशन ऑफ पावर का। इससे पहले किंग के पास तमाम तरह की पावर्स थी, तमाम तरह की अथॉरिटीज थी, लेकिन ग्रेजुअली ये अथॉरिटीज पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ट्रांसफर हुई, फिर हाउस ऑफ कॉमन को, और आज मौजूदा शक्ल में सामने आई। मैग्ना कार्टा के बाद पार्लियामेंट पावर्स 1265 में ट्रांसफर की गई, पार्लियामेंट को फॉर्मेट किया गया, और फिर उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन में पावर्स काफी हद तक पार्लियामेंट को ट्रांसफर हो चुकी थी। तो ये एक एवोल्यूशनरी ग्रोथ के बायस जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया। ये कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा जो है रिटन है, जिसे हम स्टैट्यूट लॉ कहते हैं, और फिर उसके बाद इसमें कुछ जुडिशियल डिसीजंस हैं जो कि रिटन हमें मिलते हैं। बाकी इसका तमाम का तमाम हिस्सा अनरिटन है। तो आगाज करते हैं। पहला इसका जो सोर्स है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क कहते हैं या रिटन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स इनका आगाज होता है मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा 1215 में पास हुआ। कुछ बैरन्स ने बादशाह से ये पास करवाया, और उसके तहत बादशाह अवाम पर टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। बादशाह जब भी टैक्स इंपोज करेगा तो बैरन्स की मर्जी से इंपोज करेगा, खुद इंपोज नहीं कर सकता, इसलिए इसे ग्रेटर चार्टर कहते हैं। फिर उसके बाद बिल ऑफ राइट्स 1628 में पास हुआ। उसके बाद पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 में पास हुआ। बिल ऑफ राइट्स 1689 में हुआ जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, तो इसके तहत बादशाह की पावर्स को डिक्रीज करके तमाम पावर्स पार्लियामेंट को दे दी गई। और फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1701 में आया। तो ये इस लिहाज से जो है ये वो तमाम वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स हैं। फर्दर ऑन इसकी डिटेल बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिकली एवोल्यूशनरी है। तकरीबन पिछले 800 साल में जितनी भी लेजिस्लेशन हो चुकी है ये सारी की सारी इसका हिस्सा है, और फर्दर ये ऑर्गेनिक नेचर का हामिल है, यानी फर्दर इसमें ग्रोथ होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा इसमें ग्रोथ होती जा रही है। फिर दूसरे नंबर पर स्टैट्यूट्स, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। तो स्टैट्यूट्स क्या है? स्टैट्यूट्स एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, यानी पार्लियामेंट जो भी कानून साजी करती है वो सारे का सारा स्टैट्यूट लॉ कहलाता है। यानी कि अब तक बरतानवी पार्लियामेंट ने जितनी भी कानून साजी की हैं इन रिटन फॉर्म, जो भी उसने कानून पास किए हैं, वो सारे का सारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो अगर हम देखें ये कानून साजी में कुछ अहम कानून साजियां जो हैं उनमें हैबियस कॉर्पस एक्ट है जो 1671 में पास किया गया। रिफॉर्म एक्ट 1867 में पास किया गया। जुडिकेटर एक्ट 1873 में पास किया गया। ह्यूमन राइट एक्ट जो कि अभी लेटेस्ट है 1998 में पास हुआ। और पार्लियामेंट एक्ट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट, ये मुख्तलिफ ये स्टैट्यूट्स हैं जो कि पार्लियामेंट ने पास किए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड हमारा सोर्स है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ उसे सिंपली जो है डिफाइन किया जाता है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसे इन अल्फाज में डिफाइन करती है, द बॉडी ऑफ लॉ ड्राइव फ्रॉम जुडिशियल डिसीजंस rather than from statutes और कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल डिसीजंस जो हैं ये बेसिकली कॉमन लॉ कहलाते हैं, यानी कि इसे जज मेड लॉ भी कहा जाता है। और इसके जो बेसिक सोर्सेज हैं वो किंग प्रीरोगेटिव और कस्टम्स इसके बुनियादी सोर्सेज हैं।
तो कॉमन लॉ के बारे में मुख्तलिफ जूरिस्ट की राय है कि जज ही असल में लॉ मेकर हैं। जस्टिस ओलिवर वेंडल का कहना है कि जजेस डू एंड मस्ट लेजिस्लेट, यानी ये जजेस का ही काम है कि वो लेजिस्लेशन करे, लिहाजा वो तमाम डिसीजन जो कि अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूट हैं वो तमाम के तमाम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इसमें एक अहम लॉ जो हम देख सकते हैं वो अटॉर्नी जनरल वर्सेस कैसर्स, ये 1860 में ये डिसीजन कोर्ट ने दिया और इसके तहत पिटिशन ऑफ राइट्स जो कि 1628 में पास हुआ था बिल, इसके तहत बादशाह की पावर्स को रिड्यूस किया गया। तो ये कॉमन लॉ इसका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। फिर हम देखते हैं ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट। तो ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट एक बड़ी अहम लीगल मैगजीम है जिसके तहत एक्सपर्ट ओपिनियन मस्ट बी रिगार्डेड, एक्सपर्ट ओपिनियन मस्ट बी रिगार्डेड। तो जाहिर बात है कि एक्सपर्ट नोज बेटर कि किस मामले को किस तरह से करना है, किस तरह से लेके चलना है। तो लिहाजा बरतानिया में एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, जुडिशियल एक्सपर्ट, उनकी राय को भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा समझा जाता है। हम देख सकते हैं एडवर्ड कोक, ब्लैक्स लॉ, एवी डाइसी, ऑस्टन, ये मुख्तलिफ जुरिस्ट हैं जिनकी ओपिनियन, जिनकी लिखी हुई किताबें आज भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा समझे जाते हैं। फिर उसके बाद है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का रोल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। अनरिटन कन्वेंशंस हैं लेकिन इन पर अमल दरामद 800 साल से लेकर अब तक होता जा रहा है। मतलब इसमें हम देखें अगर किंग इज़ द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, ये आज भी इस पर अमल दरामद है। अगरचे किंग के पास वो अथॉरिटीज नहीं है लेकिन जितने भी जस्टिस जो हैं वो उसी के नाम पर ही लोगों को दिए जा रहे हैं। फिर किंग इज द सोर्सेज ऑफ ऑल लॉज, जितने भी लॉज जो हैं वो किंग की ही जात से आते हैं। फिर अगर हम देखें कुछ और अहम कन्वेंशंस, पीएम हमेशा कॉमन हाउस ऑफ कॉमन से होता है, पार्लियामेंट कम से कम साल में एक दफ़ा मिलती है। फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये मोनार्क, अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो है मलगूबा है। यहाँ पर ड्यूल पार्टी सिस्टम है। कैबिनेट में मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लॉ है या कन्वेंशन है कि जिसके मुताबिक किसी एक भी मिनिस्टर की गलती वो तमाम कैबिनेट की गलती शुमार की जाती है। यूके का बादशाह वो जरूरी है कि वो प्रोटेस्टेंट से हो, ये भी एक अहम तरीन कन्वेंशन है। तो ये मुख्तलिफ कन्वेंशंस ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में अहम रोल अदा करती हैं। फिर उसके बाद लास्ट पे हम देखें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन के स्टेट्स को मरकज ने जो पावर्स डेलीगेट की हैं, अब वो स्टेट्स जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये स्टेट्स अपनी जो कानून साजी कर रही हैं, ये कानून साजी भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो ये दोस्तों ये कुछ अहम सोर्सेस ऑफ लॉज हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस हैं। तो इसमें हम इन सब सोर्सेस से जो एक बात हमारे जहन में आती है वो यही है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आते हुए वक्त के साथ साथ तब्दीलियां होती रहती हैं, हर वक्त इसमें नुमाया तब्दीलियां होती रहती हैं। ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कि इसमें कोई तब्दीली ना हो सके, बल्कि हर पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के साथ इसमें तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशनरी है, एवोल्यूशन के साथ फलता फूलता जा रहा, ऑर्गेनिक है, वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां रूनुमा होती जा रही हैं और असल में गुजरता हुआ टाइम इससे ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बना रहा है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ के मेंबर्स, उनके टाइप्स क्या है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनके पावर्स और फंक्शंस क्या हैं। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बुनियादी तौर पर अगर हम देखें बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का आगाज 1215 से होता है जब किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा साइन किया था।
तो उसके बाद ये एवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं कि इसके जरिए बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूदा शक्ल में पहुंचा है। जबकि 1215 से ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स का आगाज हुआ। यहाँ पर बैरन्स बैठते थे जिन्होंने बादशाह से पहले टैक्स का राइट लिया कि जब भी कोई टैक्स इम्पोज किया जाएगा तो ज़रूरी है कि बादशाह इन बैरन से मशवरा करे। और उसके बाद ग्रेजुअली हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर बढ़ती गई और किंग की पावर डिक्रीज होती गई। एट द एंड एक ऐसा टाइम आया जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास बादशाह की मुकम्मल इख्तियारात थे। लेकिन फिर उसके बाद जैसे कि हर अरूजे राज जवाल अस्त, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को जवाल आया और उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स को रिप्लेस कर दिया हाउस ऑफ कॉमन ने। तो दोस्तों हम देखें यूके पार्लियामेंट जो कंपोजिशन है इस वक्त वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर का कंपोजिशन है, यानी दो हाउसेस पे मुश्तमिल है, एक हाउस ऑफ कॉमन और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन जिसे लोअर हाउस कहते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अपर हाउस कहते हैं। तो कोई भी कानून साजी हो तो उसके लिए इन दोनों हाउसेस की अप्रूवल जरूरी है। तो बरतानिया में आमतौर पर जो पार्लियामेंट है उसे सॉवरन कहा जाता है। जैसे अमेरिका में लोगों को सॉवरन कहा जाता है कि अमेरिकन लोग वो सुपरमेसी रखते हैं, वो सॉवरन है, जबकि बरतानिया में बरतानवी पार्लियामेंट सॉवरन है। तो ये दोनों हाउसेस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अगर हम हिस्ट्री देखें, इनको लोग इलेक्ट नहीं करते बल्कि ये सिलेक्टेड पीपल बाय द क्राउन इनको सिलेक्ट करता है। तो इनिशियली 1215 में कहा जाता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड का आगाज हुआ कि चंद एक बैरन्स ने मिलकर बादशाह से मैग्ना कार्टा साइन करवाया और उसके तहत बादशाह जब भी अवाम पर टैक्स इंपोज करेगा तो टैक्स इंपोज करने से पहले इन बैरन्स से जरूर मशवरा करेगा। लेकिन टेक्निकली 1295 में ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी जिसमें हाउस ऑफ कॉमन भी वजूद में आया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन का जो कम्बिनेशन है वो 1295 में हुआ। उसके बाद जो असल पावर जो थी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ही रही है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास हाउस ऑफ लॉर्ड और किंग पावर को एंजॉय करते रहते हैं अनटिल 1649 आया जब ब्रिटिश एक खूनी सिविल वॉर से गुजरकर उन्होंने बादशाही निज़ाम को ख़त्म कर दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड का भी खात्मा कर दिया। लेकिन ठीक 11 साल बाद क्राउन को भी बहाल कर दिया गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी 1960 में हाउस ऑफ लॉर्ड को बहाल किया गया। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड अब मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद रहा है। लेकिन फिर 1911 में हाउस ऑफ लॉर्ड की ताकत को ख़त्म कर दिया गया। 1911 में पार्लियामेंट एक्ट के ज़रिए इनकी पावर को मुकम्मल तौर पर डिक्रीज़ कर दिया गया। तो इसमें हम देखें अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करता है, उनको जो भी इदारा जो सिलेक्ट करता है वो असल में क्राउन की ज़ात है। क्राउन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को सिलेक्ट करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मेंबर्स हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ये मेंबर्स मुंतखब होते हैं। तो एक तो नंबर एक तो जाहिर बात है कि क्राउन जिसे चाहे सिलेक्ट कर सकता है, एक तो ये चीज़ है। और दूसरे नंबर पर ये कि इनकी कोई वाजिया इनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन 21 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है, कम उम्र के लोगों को नहीं। और ज़रूरी है कि जिन भी मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाए वो यूनाइटेड किंगडम से हो या फिर कॉमनवेल्थ से। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिन पर बरतानिया ने रूल किया है वहाँ के लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है। ये जो मेंबर्स हैं इन मेंबर्स की टोटल तादाद 8 है। इन मेंबर्स को पीयर्स कहा जाता है। तो ये इनकी जो कैटेगरीज उसके बारे में हम अभी जानते हैं। फिर उसके बाद जो ये तो एलिजिबिलिटी है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी डिसएलिजिबिलिटी क्या है या डिसक्वालिफिकेशन क्या है। तो डिसक्वालिफिकेशन 4 इनकी डिसक्वालिफिकेशन से हैं। नंबर 1 इंसेन ना हो, नंबर 2 माइनर ना हो, तीसरे नंबर पर बैंकरप्ट ना हो और चौथे नंबर पर जो है वो कन्विक्ट ना हो किसी भी
जुर्म में मुलव्वस ना हो। तो ये 4 इनके डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं वो पीयर्स कहलाते हैं। इनकी 8 टाइप्स हैं। तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर 1, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर हैं वो रॉयल ब्लड से हों। मतलब रॉयल ब्लड अभी भी हम देख सकते हैं कि अभी क्वीन हुकूमत कर रही है और उसकी एज मोर देन 90 हो चुकी है। तो जाहिर बात है अब रॉयल ब्लड के जो है शहजादे और शहजादी हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो ऑनरेरी तौर पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। नंबर 2, जो इनके पेयरशिप की नंबर 2 टाइप है वो हेरिडेटरी पीयर्स। हेरिडेटरी पीयर्स कौन है? हेरिडेटरी पीयर्स वो हैं कि जिनके अबाऊ अजदाद ने बहुत अच्छे कोई काम किए हैं, कुछ बेहतरीन सर्विसेज बरतानिया के लिए सर अंजाम दी हैं। तो बरतानवी क्राउन ने खुश होकर उनकी तमाम नस्लों के लिए ये रख दिया कि उनकी नस्लों में आने वाला जो पहला जो बड़ा बेटा या बड़ी बेटी होगी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर होगी। तो ये हेरिडेटरी पीयर्स है। लेकिन ये हेरिडेटरी पीयर पे भी अब जवाल आ चुका है काफ़ी हद तक। 1999 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट पास किया गया जिसमें ये हेरिडेटरी पीयर्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया। अब मौजूदा टाइम में इन हेरिडेटरी पीयर्स की तादाद महज 98 है। तो ये हेरिडेटरी पीयर्स। उसके बाद हैं लाइफ पीयर्स। लाइफ पीयर्स ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कोई बेहतरीन बरतानिया के लिए सर्विस सर अंजाम दी, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई मिलिट्री पर्सोनल, तो किसी ने भी बरतानिया के लिए अच्छी खिदमत सर अंजाम दी तो बरतानवी सरकार ने खुश होकर उसे लाइफ मेंबरशिप हाउस ऑफ लॉर्ड की दे दी। तो ऐसे लोग जो हैं वो लाइफ पीयर्स कहलाते हैं। उसके बाद 4th पे है लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल। लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल कौन से हैं? जो इनके मजहबी बिशप्स हैं, इनके मजहबी एलीट है, वो हाउस ऑफ कॉमन की मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन उन चंद एक लोगों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबरशिप दी जाती है। तो ऐसे जो पीयर्स हैं उनको लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल्स कहा जाता है। यानी रिलीजियस पीपल जो है उनकी मेंबरशिप यहाँ पर है। फिर 5th पे है लॉर्ड्स ऑफ अपील। लॉर्ड्स ऑफ अपील ये मोस्ट टेक्निकल पीयरशिप है। मतलब ये अगर हम देखें कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो सही लोग जो फंक्शनली कुछ सर अंजाम देते हैं तो ये लॉर्ड्स ऑफ अपील है। ये आप कह लें कि बरतानिया का सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े केसेस की अपील यहाँ पर दायर होती हैं। तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो आमतौर पर रिटायर्ड जजेस होते हैं, जुडिशियल एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे लोग लॉर्ड्स ऑफ अपील होते हैं, ऐसे लोग यहाँ के मेंबर होते हैं। फिर 6th नंबर पे है पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के 16 पीयर्स होते हैं, 16 मेंबर्स होते हैं। फिर पीयर्स ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड से 28 मेंबर्स आते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये 7 कैटेगरीज है। 8वीं कैटेगरी जो कि 2005 में कानून साजी के जरिए वजूद में आई है वो है लॉर्ड ऑफ स्पीकर। यानी जाहिर बात है कि बरतानिया में स्पीकर जो है वो इंतहाई ज्यादा इज्जत का हामिल ओहदा है। तो स्पीकरशिप जैसे ही एक स्पीकर अपना टेन्योर खत्म करके या अपने ओहदे से रिटायर्ड होता है तो उससे भी ऑनरेरी तौर पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबरशिप दे दी जाती है। तो ऐसे शख्स को लॉर्ड ऑफ स्पीकर कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फंक्शंस क्या हैं, इनकी पावर्स क्या हैं। नंबर 1 तो सिंपली ये दे हैव एक्सेस टू किंग और क्वीन। ये बादशाह के पास जा सकते हैं, उनके साथ बादशाह के साथ डिनर कर सकते हैं। ऑनरेरी तौर पर डिनर ये बरतानिया में एक बहुत सिंबल ऑफ इंटेग्रिटी समझा जाता है कि क्वीन या बादशाह के साथ आप डिनर करें। दूसरे नंबर पर इनके पास है राइट टू डिटरमिन इट्स ओन पोजीशन। यानी ये अपनी पोजीशन को डिटरमिन कर सकते हैं, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद राइट टू पब्लिक ओपिनियन। ये सबसे अहम पार्ट है कि यहाँ पर बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन होती है। यानी जो भी पब्लिक पॉलिसीज वगैरह जो अपनानी है, कोई भी मामलात हैं, उन पर यहाँ पर बहुत ही बेहतर अंदाज में डिस्कशन होती है। तो आप ये कह लें कि यहाँ पर शाहकार किस्म की डिस्कशन होती है कि आया कि
बरतानिया ने इराक की जंग में हिस्सा लेना या नहीं, अमेरिका का फलां मामले में साथ देना है कि नहीं। तो ये जितने भी हैं ये बेहतरीन डिस्कशंस यहाँ पर होती हैं। अच्छा, फिर है राइट टू पनिश। अगर कोई भी शहरी हाउस ऑफ लॉर्ड को कंटेम्प्ट करता है या इनके मेंबर्स को कंटेम्प्ट करता है तो ये सज़ा भी दे सकते हैं। और फर्दर यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड में अपील दायर की जाती है, तो लॉर्ड ऑफ अपील इसे सुनते हैं, तो इस लिहाज से ये अहम इंस्टीट्यूशन है। फिर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, यहाँ इनके पीयर्स जो हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और फिर इम्पीच सर्टन पर्सन, यहाँ पर इम्पीचमेंट भी होती हैं। बरतानिया में जो भी जिन बड़े ओहदेदारों ने कोई जुराइम में मुलव्वस है तो उनकी इम्पीचमेंट यहाँ पे होती है। और जितने भी पीयर्स हैं इनकी कोई ख़ास तनख्वाह नहीं, कोई डिफाइंड तनख्वाह नहीं। हाँ, जितने भी अहम सेशंस में ये हिस्सा लेते हैं तो उन सेशंस का कुछ इनको जो है रिटर्न दिया जाता है। तो ये इनके फंक्शंस एंड पावर हैं। तो हम अगर कंक्लूसिवली देखें तो ये बरतानवी, आप कह लें कि बरतानिया की अजमत का जो शहकार है, अजमत की जो एक यादगार है, वो हाउस ऑफ लॉर्ड और क्राउन की शक्ल में मौजूद है। बरतानवी क्योंकि कंजर्वेटिव है, अपनी रवायात से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगरचे आज हाउस ऑफ लॉर्ड फंक्शनली इतना अहम नहीं है, लेकिन अपनी रवायात की वजह से उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड का भी इदारा बरकरार रखा हुआ है और बादशाहत का इदारा भी बरकरार रखा हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ अगरचे सेरिमोनियल है, लेकिन क्योंकि इनकी कन्वेंशंस जो हैं ब्रिटिशर्स की, वो इसकी बुनियादी वजह है इसके सर्वाइवल की।